जिस समय आपने अपना शिक्षा और ये सारे संस्कार शुरू किया था, एक अखबार का जो हुआ करता था, अखबार भी एक लिमिटेशन होती थी। उसमें फिर ये समाज के निर्माण में जो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि हम पॉजिटिव्स को कैसे बढ़ा सकें और नेगेटिव्स को कैसे घटा सकें। कोई भी शिक्षाविद ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि 40 पे आप पास है और 39 पे आप फेल है। हमारे प्रशासन सिस्टम में क्या हो जाता है कि जो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस की, मैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करने को तैयार ही नहीं हूँ। सेल्फ क्रिटिकल होना जरूरी होता है और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी होना चाहिए। ये विश्वास कि ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला इसलिए गलत नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी गलती है और जो बीच बीच में आती रहेगी। स्कूल का सिस्टम हो या कॉलेज का सिस्टम हो, वो अपने आप में इतना सक्षम होना चाहिए कि कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर, हमने अपने भारत में शिक्षा के एक रूप को देखा, बदलते रूप को देखा। उसी तरह से आज हमने समय को भी बदलते देखा है। आपने जिस समय को भोगा, आपने जिस समय को जिया है, वो समय बदलते हुए आप जिस समय के लोग हैं, जिस समय आपने अपना शिक्षा और ये सारे संस्कार शुरू किया था, एक अखबार का जो हुआ करता था, अखबार भी एक लिमिटेशन होती थी। अखबार से वीडियो वर्जन में हम आए, ऑडियो वर्जन में आए, ऑडियो से सोशल मीडिया वर्जन में आए, सोशल मीडिया से हम AI वर्जन में आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्जन में आए। उसी तरह से अगर हम शिक्षा को भी देखें तो सारा चेंज होता रहा। बातों के दरमियान मैंने ये भी गौर किया कि आपके समय में जब गोल्डन चांस आपको मिलना शुरू हुआ, वो गोल्डन चांस मैं पैसों के रूप में या आपकी सफलता के रूप में नहीं देख रहा हूँ। मैं गोल्डन चांस वैसे टीचर के तौर पे देख रहा हूँ जो आपकी प्रतिभाओं को का आकलन कर पहले क्लास से दूसरे क्लास से आपको कम से कम उनमें, तो मैं उसको गोल्डन चांस में बता रहा हूँ। तो वो दरमियान से लेके अभी तक का दरमियान, मैन ऑफ द मिलेनियम तक, इस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा होता है कि कोई भी बदलाव के स्वरूप का चेंज एक यूनिक आंसर नहीं होता, क्योंकि बदलाव जब होता है वो हमेशा मल्टीफेसेटेड होता है, उसमें अलग अलग आयाम होते हैं, उसमें हमेशा ही कुछ चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव की तरफ जाती हैं किसी भी बदलाव में। और उसमें फिर ये समाज के निर्माण में जो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि हम पॉजिटिव्स को कैसे बढ़ा सकें और नेगेटिव्स को कैसे घटा सकें। बिल्कुल ख़त्म नेगेटिव नहीं हो सकते, कोई भी चीज़ ले लीजिए, और पॉजिटिव्स को सीमित नहीं किया जा सकता। तो ये जो है ना, ये बदलाव को दिशा देने का काम थोड़ा वीक रहा, इसलिए शिक्षा का स्वरूप तेजी से होना था। जैसे हम शिक्षा में कई बार ये कहते हैं कि प्रिंटिंग ने बहुत हेल्प की, बच्चों को किताबें मिलनी शुरू हो गई, पढ़ना शुरू हो गया, लेकिन प्रिंटिंग ने मौलिकता को बहुत दबाया भी। आगे बच्चा क्लास से सुन के आता था, उसको याद रखना जरूरी था, घर आके नोट्स बनाता था। अब वो भूलने के अफोर्ड कर सकता है कि उसके पास किताब है। अब इसलिए प्रिंटिंग बुरी है ये तो नहीं कहा जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी विषय है, शास्त्रियों ने यहाँ तक लिखा है कि इवन राइटिंग हैज रिजल्टेड इनटू सम रॉन्ग थिंग। आगे बच्चा सिर्फ सुनता था, अब वो क्लास में लिखता है, तो इसलिए उसका दिमाग लिखने में है, सुनने में नहीं है, जो अपने आप में ठीक बात नहीं है। तो इसलिए ये जो स्वरूप शिक्षा का भी बदलता रहा, हमें ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ाना है, बच्चे को डेप्थ ज़्यादा देना है, बच्चे को ये ज्ञान ज़्यादा देना है। अच्छा, जैसे इंजीनियरिंग की बात करूँ, मेरा जो बेसिक विषय है,
अब +2 में स्कूल में भी पढ़ना चाहिए, उसके बाद वो एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो गए। हमारे टाइम एंट्रेंस टेस्ट नहीं थे। अब एंट्रेंस टेस्ट क्यों शुरू हुए? उनके बहुत गलतियां हैं, बहुत, लेकिन नंबर्स को कंटेन करने के लिए और कोई तरीका दिखा नहीं। होता क्या है समाज में, कोई भी चेंज जब लाते हैं, जब आपको अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनमें से आप देखते हो। शिक्षाविद के नाते मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत खराबियाँ हैं। जैसे मेरे ख्याल से मुझे क्या कोई भी शिक्षाविद ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि 40 पे आप पास हैं और 39 पे आप फेल हैं। होपलेस आर्गुमेंट। लेकिन इससे बेटर क्या हो, कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब चेंज होते हैं तो चेंजेस के साथ कुछ अब्रेशंस हर सिस्टम में आती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए धीरे धीरे प्रयास होते रहते हैं। जैसे मार्क्स में ये इस तरह की दिक्कत आई तो हम ग्रेड सिस्टम में चले गए, तो थोड़ा सा उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की। तो जब अलग अलग बोर्ड ने मार्क्स को बहुत लुटाना शुरू कर दिया तो हम एंट्रेंस टेस्ट में जाना पड़ा। अब एंट्रेंस टेस्ट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से ये स्वरूप बदलता रहा। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिसे मिड कोर्स करेक्शन कहते हैं ना, वो भी सिस्टम सदा ऑन रहना चाहिए। जैसे हम फीडबैक मैकेनिज्म चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम्स को भी क्रिटिकली हमेशा इवेल्युएट करते रहो। हमारे प्रशासन सिस्टम में क्या हो जाता है कि जो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस की, मैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ मैंने इंट्रोड्यूस की इसलिए ये गलत नहीं हो सकती, वहाँ गड़बड़ा जाता है। तो अपनी चीज़ को भी एज ए रिसर्चर मैं ये खास तौर पर मानता हूँ, यदि मैं ही अपने पुराने पेपर को आगे इम्प्रूव न करूँ तो मेरा नेक्स्ट पेपर नहीं चलता। तो एज ए गुड रिसर्चर सेल्फ क्रिटिकल होना जरूरी होता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी होना चाहिए। ये विश्वास कि ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला इसलिए गलत नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी गलती है और जो बीच बीच में आती रही। डॉक्टर अग्रवाल साहब, आपसे एक दिली सवाल है मेरा कि आज के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बहुत बेहतरीन करियर देखना चाहते हैं, तो आज के परिदृश्य में, आज के समय के अनुसार आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बच्चों को शॉर्ट टर्म कोचिंग सेंटर या इस तरह की जो संस्थान हैं उसका सिलेक्शन करना चाहिए, और करना अगर चाहिए तो उसका मापदंड क्या हो? बच्चों के लिए आपका क्या राय है, साथ ही साथ उसके गार्जियन के लिए उस परिदृश्य में क्या राय है? देखिए, मेरा तो, मैंने अपना भी उदाहरण आपको पहले दिया था। मुझे तो लगता है कि जहाँ तक हो सके स्कूल का सिस्टम हो या कॉलेज का सिस्टम हो, वो अपने आप में इतना सक्षम होना चाहिए कि कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आफ्टर हम स्कूल में पढ़ने के लिए ही जाते हैं। यदि बाद में कोचिंग के लिए जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं स्कूलिंग में कमी है, वो हमें देखना पड़ेगा। और जो काम कोचिंग में होता है वो स्कूल में क्यों नहीं हो सकता, ये सोचना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। इसी तरह से हायर एजुकेशन में जब मैंने आईटी यूनिवर्सिटी स्थापित की तो मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्टली बच्चे दिन में कॉलेज जाते थे दोपहर तक, और उसके बाद वो NIIT वगैरह का डिप्लोमा करने जाते थे। तो हमने कहा ये क्या मजाक है। तो हमने IT यूनिवर्सिटी के कुरिकुलम में दोनों का मिश्रण किया कि 9 से 5 कॉलेज ही रहो लेकिन दोनों चीज़ पढ़ो। तो ऐसे चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोचिंग शॉर्ट टर्म एडिशनल नॉलेज के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन एक अल्टरनेटिव पैरेलल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरे व्यक्तिगत रूप में तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। और यदि हम इसको सुधार सके तो बेटर होगा। और दूसरा, एक कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बियॉन्ड एक कैपेसिटी, आप एक बच्चे को 15 घंटे पढ़, 16 घंटे पढ़, दैट डजंट मेक सेंस। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें हार्डवर्क से इम्प्रूव हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। जैसे मैं IAS की परीक्षा में कई साल इंटरव्यूज में रहा।
अब IAS के आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं? जिसमें ऑनेस्टी हो, जिसमें नेशनलिज्म हो, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो। मुझे अभी तक समझ नहीं आता वो कोचिंग से कैसे आएंगे। तो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह से बनना पड़ेगा कि जो आपको चाहिए वो टेस्ट हो सके। अब उसमें आएगी सब्जेक्टिविटी आएगी तो लोग चैलेंज करेंगे तो मुसीबतें होंगी। मुझे ये है कि आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे सिलेक्टर ठीक हैं। अब जैसे मैं कंपेयर करता हूँ, आर्मी में NDA का एग्ज़ाम होता है, 5 दिन बच्चों को वहाँ रखते हैं, उसकी हर गतिविधि देखते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं। तो दैट विल बी मच बेटर सिलेक्शन। अब लेकिन आप इतना टाइम अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं? यदि राष्ट्र निर्माण की बात है, 100 ऑफिसर आपने साल में सिलेक्ट करते तो टाइम लगाइए और ये विश्वास करिए कि जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन तो जो आप चाहिए वो टेस्ट तो करने की कोशिश करिए। अब गणित का पेपर लेके या हिस्ट्री का पेपर लेके मैंने नेशनलिज्म कैसे टेस्ट कर लिया, या इंटीग्रिटी कैसे टेस्ट कर ली, या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे टेस्ट कर ली, ये मेरे जैसी व्यक्ति के लिए भी एक सवाल है जो हमेशा उस एग्जामों से जुड़े हुए हैं। मैन ऑफ द मिलेनियम डॉक्टर अग्रवाल से आप मिल चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल को जाना आपने, जिया भी आपने, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल जो शिक्षा को जीते हैं, सरस्वती को जिया उन्होंने, सरस्वती के माध्यम से ही लक्ष्मी को भी पाया। यानी कि सरस्वती ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप लक्ष्मी पा सकते हैं, धन और कुबेर भी बन सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा शब्द अलग है, लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल की बातों से अगर आप आज स्वर्णिम बनाना चाहते हैं और कल को भी स्वर्णिम बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर अग्रवाल के जर्नी को अपने आप में साधिए, कल बेहतर बनाइए। इसी बातों को लेकर आज का यह पॉडकास्ट मैं यहीं पे एक विराम देता हूं। अगले इसी तरह के शिक्षा के एक महान हस्तियों के साथ मैं आपके साथ आऊँगा और आपके चरणों में समर्पित करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।